हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है, टू ब्लॉक्स आर इन कांटेक्ट मूविंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। द masses of block are equal to m1 and m2 and the coefficient of friction between the inclined plane and the blocks are mu1 and mu2. mu1 is greater than mu2, ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। ठीक है, mu1 की वैल्यू ज़्यादा है mu2 से रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये इंक्लाइंड प्लेन गिवन दे रखा है, ये हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन गिवन दे रखा है और यहाँ पे एक m1 मास और दूसरा यहाँ पे, एक मिनट, ये दूसरा m2 मास, ये क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये वाली वैल्यू हो जाएगी m1 मास और ये m2 मास। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, क्योंकि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन a हो जाएगा और ये दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होंगे। कॉन्टैक्ट ब्लॉक बोल रखा है ना, फर्स्ट पार्ट में बोला गया फाइंड द कॉमन एक्सेलरेशन। इसका मतलब कॉमन एक्सेलरेशन मतलब कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे होंगे। अब देखिए इस वाले ब्लॉक के ऊपर, या मैं पूरे सिस्टम की बात करूँ तो पूरे सिस्टम का इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हुआ m1g साइन थीटा। दूसरे वाले ब्लॉक की बात करूँ तो ऐसे करते हैं, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख देते हैं m1 प्लस m2g साइन थीटा। ठीक, इस डायरेक्शन में m2 का m2g कॉस थीटा लग रहा होगा और इस वाले में m1g कॉस थीटा लग रहा होगा। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n1 लग रहा होगा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n2 लग रहा होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। ये पूरा ब्लॉक इधर a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो m2 ब्लॉक के ऊपर एक फ्रिक्शन Fr2 लग रहा होगा और Fr1 इस वाले ब्लॉक के ऊपर लग रहा होगा। ठीक है, Fr1। अब यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो m1 प्लस m2g साइन थीटा इधर खींच रहा है और Fr1 और Fr2 इधर अपोज कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं नेट एक्सेलरेशन की बात करूँ तो इक्वेशन लिखूँगा f1 प्लस m2g साइन थीटा माइनस Fr1 माइनस Fr2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2g साइन थीटा माइनस Fr1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू m1g कॉस थीटा माइनस म्यू, यहाँ पे म्यू1 हो जाएगा, यहाँ पे म्यू2 m2g कॉस थीटा इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। दिस इज द एक्सेलरेशन। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ m1 प्लस m2g साइन थीटा एज इट इज़। इन दोनों टर्म में से अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ g कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा म्यू1 m1 प्लस म्यू2 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दिस इज द एक्सेलरेशन। ये हमारे पास इस ब्लॉक का, पूरे सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन आ रहा होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, ये हमारा थीटा एंगल यहाँ पे होगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। अब हम लोगों से बोला गया है कि इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स, द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक क्या लग रहा होगा। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या लग रहा होगा, देखिए बी पार्ट। देखिए यहाँ पे हमने m1 मास को कंसिडर कर लिया, ये m1 मास, इस m1 का इस डायरेक्शन में m1g साइन थीटा फोर्स और यहाँ पे m1g कॉस थीटा, नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन। ठीक, फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू1 m1g कॉस थीटा। ठीक है, म्यू इंटू एन। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, क्योंकि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा,
वो n की वैल्यू कितनी होगी उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए, तो अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि m1g साइन थीटा नीचे की ओर लग रहा होगा प्लस n माइनस FR1 डेट इज m1 इंटू ए। अब यहाँ पे देखिए m1g साइन थीटा माइनस प्लस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे m1g कॉस थीटा माइनस म्यू इंटू n। n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे m1g कॉस थीटा डेट इज इक्वल टू m1 इंटू ए। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे ना एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ये हम लोग n1 मान लेते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको ये n1 है और ये n है, ठीक है ना। तो इसको n1 ही मान लेते हैं, इसको हम लोगों ने n1 मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, ये n और यहाँ पे म्यू इंटू n1 लिखना था, ये n1 हो जाता है, ठीक है। और ये हो जाएगा m1 इंटू ए, ठीक। m1g साइन थीटा प्लस n एज इट इज माइनस म्यू, n1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे m1g कॉस थीटा इज इक्वल टू m1 इंटू ए। अगर आप m1 से m1 नहीं, यहाँ n भी बच जाएगा, ऐसे नहीं कट कर सकते। हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू मैं यहाँ से लिख देता हूँ, यहाँ पे m1g साइन थीटा प्लस n माइनस म्यू इंटू m1g कॉस थीटा प्लस m1 a की वैल्यू यहाँ से a की वैल्यू मैं यहाँ उठा के पुट करूँगा। तो कैसे पुट करेंगे देखते हैं, यहाँ से उठा के पुट करना है, तो यहाँ मैं उठा के पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा m1 प्लस m2। इसको थोड़ा सा मैं इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। m1 प्लस m2 g साइन थीटा माइनस g कॉस थीटा म्यू1 m1 प्लस म्यू2 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये बात ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे हमें n1 की वैल्यू निकालनी है, तो n1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू निकालनी है, ये वाले n की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने n को इस साइड रहने दिया और सारी टर्म को दूसरी साइड ले गया, तो यहाँ पे इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा m1g साइन थीटा नेगेटिव का आ जाएगा, यहाँ पे प्लस म्यू m1g कॉस थीटा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस m1 इंटू m1 प्लस m2g साइन थीटा माइनस m1g कॉस थीटा। मैं क्या कर रहा हूँ, ये m1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इनके साथ, ठीक है। और यहाँ पे ये म्यू1 m1 प्लस म्यू2 m2 ये बच गया, और ये डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यहाँ पे m1 प्लस m2 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ तो कैसे लिखता हूँ, इसको मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा तो ये बन जाएगा m1 प्लस m2 माइनस m1g साइन थीटा प्लस m1 प्लस m2 इंटू म्यू m1g कॉस थीटा प्लस m1 प्लस m2g साइन थीटा, ठीक। इतनी बात समझ आती। इसके बाद हम लोग लिखेंगे माइनस m1g कॉस थीटा और यहाँ पे म्यू1 m1, थोड़ा सा और कंप्रेस करना पड़ेगा इसको, अब देखिए
यहाँ पे ये वाली टर्म हम लोग लिख रहे थे, ये वाली टर्म यहाँ लिख रहे थे, यहाँ लिख देता हूँ μ1m1 प्लस μ2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ कट रही है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये वाली टर्म देखिए m1 प्लस m2 जी साइन थीटा, m1 प्लस m2 जी साइन थीटा, ये नेगेटिव में थी और ये पॉजिटिव में, तो ये आपस में एक दूसरे को कट जाएंगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास बच क्या रहा है देखते हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा प्लस m1 प्लस m2, और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ μ1, यहाँ पे μ1 ही आ रहा होगा, ठीक है ना, μ1 m1 प्लस m, यहाँ पे सॉरी ये आ जाएगा m1 g cos थीटा, m1 g cos थीटा, और यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस, मैं इस वाली टर्म की बात कर रहा हूँ अब, m1 g cos थीटा इंटू μ1 m1 माइनस μ2 m2 m1 g cos थीटा। अब देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मैं इस टर्म को थोड़ा सा और एलोब्रेट कर सकता हूँ। थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन पड़ रहा है बट फिर भी हमें सॉल्व तो करना ही है। μ1 m1, और मैंने क्या करा, m1 को इन वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे m1 स्क्वायर g cos थीटा प्लस μ1 m2 m1 g cos थीटा माइनस इस वाली टर्म की बात करेंगे तो μ1 m1 स्क्वायर g cos थीटा माइनस μ2 m2 m1 g cos थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये वाली टर्म नेगेटिव है और ये वाली टर्म पॉजिटिव है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगी, ये वाली दोनों टर्म कैंसिल कर दी। n की वैल्यू हमारे पास बन जा रही है, एक तो ये वाली टर्म बची, एक ये वाली टर्म बची, इन दोनों में से क्या कॉमन ले रहे हैं, हमारे पास बचेगा m1 m2 g cos थीटा, m1 m2 g cos थीटा कॉमन आ गया, अंदर बचा μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे बात समझ में आती है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखना कि हमारे पास हमेशा नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आनी चाहिए। पॉजिटिव आती है तभी नॉर्मल रिएक्शन, दोनों बॉडी आपस में कांटेक्ट में होगी। अगर दोनों नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी तो उस कंडीशन में बॉडी कांटेक्ट लीव कर चुकी होगी, है ना, या तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा या नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव होगा, तो उस कंडीशन में बॉडी क्या होगी, बॉडी कांटेक्ट लीव कर चुकी होगी। तो इसका मतलब ये हो गया फॉर बॉडी, इसमें आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ both body are in contact then normal reaction will be positive value, और नॉर्मल रिएक्शन पॉजिटिव वैल्यू होगी तो इसका मतलब μ1 की वैल्यू ग्रेटर देन μ2 होगा तभी पॉसिबल होगा, है ना, ये चीज़ ऐसा तभी पॉसिबल होगा। नॉर्मल रिएक्शन पॉजिटिव वैल्यू कब होगी, जब μ1 की वैल्यू μ2 से ज़्यादा होगी तभी ऐसे पॉजिटिव। अगर μ2 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव हो जाएगा, उस कंडीशन में बॉडी कांटेक्ट लीव कर जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है ना। तो इसमें मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ, ये हमारा फर्स्ट पार्ट और ये हमारा सेकेंड पार्ट। इफ़ μ1 इज़ लेस देन μ2 देन नॉर्मल रिएक्शन विल बी नेगेटिव and the blocks will
नॉट मूव इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में ये दोनों बॉडी मूव नहीं करेगी। उस कंडीशन में होगा क्या, जो पहले वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा और दूसरे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। इन दिस केस यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन दिस केस एक्सेलरेशन ऑफ m1 is a1 is greater than acceleration of m2। ठीक है, तो यहाँ पे m2 is a2 है ना, तो a1 is greater than a2 होगा, दोनों बॉडी कांटेक्ट में लीव नहीं कर रही होगी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।